लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, एक वर्ग के 3 कोनों पर √2 इसका ऑप्शन होता है ना, इसका आंसर √2 आता है। आपको भी याद होगा इसका कैसे होता है। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं, तो हम अगर एक वर्ग बनाएं उसके 3 सिरों पर समान आवेश रख दें, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। समान आवेश यानी कि ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है ना। यदि Q1 और Q2 के बीच बल F1 F2 है, अगर मैं इसे Q1 बोल दूं, इसे Q2 बोल दूं, इसे Q3 बोल दूं, Q1 और Q2 के बीच में बल कितना है, F12, मतलब ये इसको बीच में F12 बल लगा रहा है। अच्छा ना, ये Q1 और Q2 इनके बीच में बल जो लग रहा है वो F12 है, हाँ F12 है। और Q1 और Q3 के बीच जो बल है वो जो है F13 है, F13। 1 पर बल लग रहा है, 2 लगा रहा है, 1 पर बल लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, ठीक है ना। तो 1 पर बल लग रहा है, 2 लगा रहा है, तो F12 है, ठीक है, और F13 है। ये बात समझ में आ गई। ये इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा, ये इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा। बात क्लियर है। तो वर्ग के 3 सिरों पर रखे गए हैं, ये भाई साहब इसको इधर धक्का मारेंगे, ये भाई साहब उसको उधर धक्का मारेंगे, ठीक है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं, ये L है, वर्ग है ना, ये वर्ग है, तो ये L है, तो ये भी क्या होगा, L होगा। और ये हो जाएगा अंडर रूट में L² + L², तो अंडर रूट में 2L ऐसे करके आएगा ये, है ना। ये जो दूरी है वो इतनी हो जाएगी, क्योंकि L² + L² 2L² हो जाएगा। L बाहर निकलेगा, रूट में 2 फंसा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अब अगर आप F12 निकालो तो F12 और F13 इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो क्या निकलेगा, F12 निकालोगे तो K Q1 Q2 ये हो गया Q², है ना, बटे में इनके बीच की दूरी L²। ये तो बड़ा सिंपल है। लेकिन F13 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, K इन दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q3, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, तो क्यों का स्क्वायर किया, Q² बटे में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, दूरी इसकी कितनी है, √2, दूरी कितनी है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, L² का करोगे तो L² आएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जब काटोगे, क्योंकि दूरी का स्क्वायर करते हैं ना, दूरी तो √2 L है, काटोगे कितना हो जाएगा, कैसे के कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बटे के बटे में है 2, घूम के ऊपर जाएगा 2, उधर चला जाएगा, ठीक है। 2 ही आएगा फाइनल आंसर, 2 आ जाएगा यार इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर बी नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट, ठीक है। 2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उदासीन धात्विक गोले को जब इतना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो हटाए गए इलेक्ट्रॉनों तो गोले पर आवेश हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवेश क्यों बराबर हो जाएगा N × में E, N का मान दिया हुआ है 10⁻14, ठीक है, 10⁻14 हो गया, इंटू में E का मान 1.6 × 10⁻−19 हो गया। अब +14 -19 कितना हो गया, 1.6 × 10⁻−14, 15 16 17 18 19, माइनस का 5 आ गया। अब 16 × 10⁻6 कर लोगे, ठीक है। अगर तुम दशमलव एक डिजिट आगे करोगे तो -5 से -6 हो जाएगा। बात समझे ना। अब ये -6 मतलब होता है माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो कूलम, ये नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो हम विपरीत और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू आवेश से आवेशित तार त्रिज्यक गोली चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर, केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। विभव तो Q/r हो जाएगा। क्यू आवेश से आवेशित तार त्रिज्यक गोली चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव, हाँ तो Q नहीं, x दूरी पर है ना, तो KQ/x हो जाएगा, KQ/x बी नंबर हो जाएगा, R नहीं होगा। x दूरी पर विभव KQ/x हो जाएगा, ठीक है। अल्फा कण को 200 वोल्ट तक से विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अल्फा कण है तो अल्फा कण यानी कि उसके ऊपर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है 2 प्रोटॉन जितना। कितना होता है, 2 प्रोटॉन जितना आवेश होता है। तो गतिज ऊर्जा होता है EV। गतिज ऊर्जा कितना होता है, EV। E की जगह रखोगे इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश, ठीक है। और साथ में V की वैल्यू की जगह 200 रख देंगे,
200 से 2 को गुणा किया 400 ईवी, 400 ईवी बनेगा, क्या आएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सी संधारित्र धारिता संग्रहित ऊर्जा तो वी विभव तक बढ़ाया जाए तो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन समान गोली एक समान गोली बूंदें जो समान विभव वी तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, नई बूंद का विभव होगा, नई बूंद का विभव v इंटू एन की पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान प्लेट के प्लेटों के बीच 10 की पावर 5 वोल्ट विद्युत क्षेत्र है, यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश 1 माइक्रोकूलम, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल होगा, फोर्स पूछ रहा है ना, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा क्यू इंटू में ई प्यारे बच्चे, और यहाँ पे Q का मान कितना दिया है, आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो 1 × 10⁻⁻6 हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁻5 हो गया, 10 से 5 से निकल के गुणा किया तो 1 × 10⁻⁻1 जो कि आया 0.1 न्यूटन का, ठीक है, तो 0.1 न्यूटन। प्रत्येक प्लेट पर बल पूछ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 भी कर देना, आएगा 0.05, 10 है ना, हाँ 0.05 आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो टाउ बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बलागुण का मान है, तो बलागुण का मान तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल टी बराबर 2π√I/में होता है, बी घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाओगे टी का मान बढ़ेगा, बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधघरों में होता है, पौधघरों में होता है प्यारे बच्चे अवरक्त किरणों का, अवरक्त किरणों का, ठीक है, ग्रीन हाउस में अवरक्त किरणों का। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का ई एक्स अक्ष की दिशा में हो, एक्स सदिश जेड अक्ष की दिशा में, तो उस तरंग की गति की दिशा वाई अक्ष की दिशा में होगी, बी। एक अगर एक्स अक्ष में है एक जेड अक्ष में, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं प्यारे बच्चे, तो एक अगर एक्स अक्ष में है दूसरा जेड अक्ष में है तो तीसरा वाई अक्ष में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार संचार का आविष्कारक कौन थे, मार्कोनी थे, कौन थे, मार्कोनी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है, किरण मुड़ने को अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है, अपवर्तन कहते हैं प्यारे बच्चे। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया और इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा, प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर फाइनल आंसर भी आता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है 2/20 आता है, 1.5 से गुणा करते हैं, 1.5 - 1, हाँ तो आएगा 20 सेंटीमीटर ही आएगा इसका आंसर भी, ठीक है, इसका आंसर भी उतना ही आएगा। प्रत्येक तल के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, फोकस दूरी का मान क्या होगा, ठीक है। चलो, एक उत्तल लेंस का ऐसे पदार्थ से बना है जिसका अपवर्तनांक दिया है, इसे यदि पानी में डाल दिया जाता है तो पानी में डाल दिया जाता है तो किसके समान व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस से पानी में डालोगे तो अपसारी और अभिसारी दो चीज़ें है ना। अपसारी क्या होता है, जो किरणें फैलाता है ना, वो कहलाता है कौन, अवतल लेंस कहलाता है, और उत्तल लेंस क्या कहलाता है, अभिसारी। उत्तल लेंस क्या कहलाता है, अभिसारी। तो उत्तल लेंस को अगर तुम पानी में डालोगे तो पानी का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो उत्तल लेंस हमारा उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, यानी कि हमारा अभिसारी लेंस ही की तरह ही व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी दी हुई है एक दूसरे से सटे हुए हैं, संयोजन की फोकस दूरी क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस में 1/f3, 1/20 माइनस 1/30 प्लस 1/60, ठीक है, कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 60, 20 तिरिक 60, 30 दूनी 60 प्लस में 60 एकम 60, 3 में से 2 गया 1, 1 1 2, 2/60 कटा 30 बार में 1/30 यानी 30 सेंटीमीटर आया बी नंबर। 1/f बराबर है ना 1/30, एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे 30 सेंटीमीटर, बी नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियाँ इतनी दी है तो आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का FO/FE होता है, FO/FE, अभिदृश्यक हो जाएगा FO और FE हो जाएगा, ठीक है, तो 20/2 हो जाएगा, कट के कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 आएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, अनंत की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले को ना ना ना, निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा,
निकट दृष्टि दोष वाली निकट की वस्तुओं को। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब SIR इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है और वास्तविक होता है। आर रियल, वास्तविक और उल्टा, बी नंबर करेक्ट है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव है। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच से एवं जाति प्रकाशकरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है बैगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंद में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। सी नंबर करेक्ट है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक उसकी आवृत्ति होती है, उसकी आवृत्ति होती है प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाला प्रकाश का तरंगाग्र होता है, समतल होता है। अज्ञात आकार वाले है ना, सुदूर स्थित प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, उससे समतल तरंगाग्र आएगा, समतल तरंगाग्र। ठीक है, और अगर निकट स्थित होता तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र बनता। दो स्रोत का कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके बीच कालांतर नियत रहे समय के साथ। कालांतर क्या हो? नियत रहे, समय के साथ बदल ना रहा हो तब। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए, दो तरंगों के बीच कालांतर शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य से काम चल जाएगा, पाई 3π/2 ना, सिर्फ शून्य। ठीक है, रचनात्मक व्यति यानी संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो किसी बिंदु पर होने वाले दो तरंगों के बीच कालांतर यानी फाई का मान कितना होना चाहिए? फाई का मान 0 होना चाहिए, 2π होना चाहिए, 4π होना चाहिए, 6π होना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, पाई ये सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है केवल दो काली फ्रिंजों के बीच, केवल दो चमकीली फ्रिंजों के बीच, किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच। सी नंबर करेक्ट है। किन्हीं दो क्रम से आने वाली फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता, पथांतर का मान नहीं होता है। अच्छा, रचनात्मक व्यतिकरण हो रहा है तो रचनात्मक व्यतिकरण में नीचे λ/2 कहीं दिख जाए तुरंत काट देना। रचनात्मक व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण में कभी नीचे λ/2 नहीं होता है। ठीक है, तो λ/2 दिखे तो तुरंत काट देना। फ्रेस्नल दूरी z = a² में लैम्डा होता है, a² में लैम्डा। बी नंबर करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किरचॉफ के नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत का पालन करता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का भी पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? तो हम यहाँ पे डालेंगे ऊर्जा संरक्षण फिलहाल। वैसे तो पहला नियम आवेश का करता है, दूसरा नियम ऊर्जा का करता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप पहले वाले को टिक करोगे, ना कि दोनों को। ठीक है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध के मापन में। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हम लोग प्रतिरोध का ही मापन करते हैं बेसिकली ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार में 1 माइक्रो एम्पीयर की धारा बह रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर आएगा N × में E। ठीक है, और यहाँ पे इतना एम्पियर धारा बह रही है, I बराबर होता है ना Q/T। ठीक है, I की जगह रख देंगे 1 माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻⁶। ठीक है, Q की जगह रखोगे N × में E और T तो 1 हो गया क्योंकि प्रति सेकंड बोल दिया, समय की वैल्यू 1 कर दिया इसमें। N की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, हमें नहीं पता। अच्छा, N की वैल्यू तो निकालनी है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो निकालनी है। E का मान पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ है, ये दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻⁶। अभी 16 से अगर तुम 1 को काटोगे ना तो 0.625 बार में कटेगा। 1.6 अगर नीचे आएगा डिवाइड आएगा, ऊपर जाएगा तो कटेगा ये। ठीक है, 0.625 और 10⁻⁻⁹ है, नीचे आया 10⁻⁻⁹ और ऊपर गया 10⁻+19, -19 9 6 7 8 9 10⁻13, 0.625 × 10⁻13 है क्या? कहीं है तो पहला नंबर है तो पहला ही है। ठीक है, हमारी बिहार बोर्ड की एक खासियत है, जब कहीं आंसर चारों में नहीं आ रहा होता ना, ज़्यादातर आंसर ए ही रहता है उसका, ज़्यादातर आंसर क्या रहता है? ए ही रहता है। ठीक है, धारा तप्त तार अमीटर में धारा और विक्षेप एक दूसरे के गुणन के बराबर होते हैं। ठीक है, वैसे हो गया 35 हो गए। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आप बनेंगे वो आप अपने से बनाओगे। ठीक है, मैं पूरा PDF दे दूंगा, आप अपने से ट्राई करो, लेट ट्राई योरसेल्फ। ठीक है ना, सारा आंसर बाकी आपको मिल ही जाएगा। चलिए एक इसको देखिए फटाफट, इसको देखिए जल्दी से, इसका सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। दर्शाइए कि दो आवेश चालकों के बीच आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए क्या जी? सीधा लघु उत्तरीय है। अच्छा,
सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने का लाभ और हानि बताइए। अच्छा, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए, अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा बताइए, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को लिखें, क्यूरी का नियम लिखें, पथांतर और कालांतर में क्या संबंध है, निरोधी विभव को लिखें। चलो आज ना पीछे से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए, बताइए इसको क्या लिख पाओगे आप सभी। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या आप लिख पाओगे? अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए दो परिकल्पनाएं ही लिखने को कह रहा है तो आपको दो ही लिखनी मात्र। यहाँ पे आप लिखोगे जब उत्तर तो दो परिकल्पनाएं बताइए कौन कौन से लिखोगे। लिखोगे बोर के अनुसार बताओ जल्दी से, बोर के अनुसार क्या होगा? बोर के अनुसार, ठीक है, बोर के अनुसार पहला तो उन्होंने ये बताया था ना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, या फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। वृत्ताकार कक्षा में घूमते समय पहली बात तो इन्होंने ये कहा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, ठीक है, पहली चीज़ करते हैं। जबकि हमारे रदरफोर्ड बाबू ने ये बात कही थी कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इस तरह तो नाभिक में गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने और क्या बताई थी? दूसरी बात कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में परिक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में परिक्रमण करते हैं, उन्हीं कक्षा में परिक्रमण करते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, डन। ये बात बताई थी, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट को तमपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखोगे जब किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के श्रृंग अथवा गर्त आपस में अध्यारोपित करते हैं, अथवा गर्त आपस में अध्यारोपित करते हैं तो पर्दे पर कैसा व्यतिकरण होता है बताइए? आपस में अध्यारोपित करते हैं तो पर्दे पर कैसा व्यतिकरण होता है? समपोषी व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है। इसके लिए कालांतर फाई बराबर 2m पाई होता है। विवेक परेशान ना हो, 6 बजे से पहले हो जाएगा, ठीक है? डन। तो
जब किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के बीच, लिखिए मेरे साथ साथ सभी साथी लिख रहे हैं, जब किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के श्रृंग अथवा गर्त आपस में अध्यारोपित करते हैं, तो पर्दे पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है, पर्दे पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है खड़ी पाई। इसके लिए कालांतर कितना होता है, फाई बराबर 2m-1 पाई होता है, ठीक है, खड़ी पाई। तो ये हो जाएगा, देखो जिस तरीके से आप दोनों को लिख सकते हो, बढ़िया लाइंस में नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी कुंडली के प्रेरण प्रतिघात के लिए सूत्र लिखिए और यह धारा के मान पर किस प्रकार निर्भर करता है। उत्तर लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात कितना होता है बताइए। प्रेरण प्रतिघात होता है XL बराबर ओमेगा L, ठीक है। कह रहा है कि क्या यह धारा के मान पर निर्भर करता है, तो आप लिखोगे धारा के मान पर निर्भर करता है प्रेरण प्रतिघात कुंडली का, ये तो गुण है, ये धारा के मान पर थोड़ी निर्भर करता है ना, धारा के मान पर कभी निर्भर नहीं करता। किसी चालक का प्रतिरोध थोड़ी धारा के बढ़ाने पर बढ़ने लगेगा, ठीक है। प्रतिरोध तो गुण होता है किसी भी चीज़ का ना। तो आप क्या लिखोगे, लिखना दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात ऐसे लिखना, फिर उसके बाद लिखना प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है खड़ी पाई नहीं, कॉमा लगाना। यह धारा के मान पर निर्भर नहीं करता, यह धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मात्रक कितना है, इसका मात्रक ओम होता है, ओम होता है खड़ी पाई। इसका मात्रक कितना होता है, ओम होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। तो फैराडे के 2 नियम थे प्यारे बच्चे, आप बताओ कौन कौन से नियम हैं। फैराडे का प्रथम नियम मैं बोल दूं आप लिख लोगे, बताओ जल्दी से, मैं बोल दूं और आप लिख लो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे हेडिंग डालना फैराडे का प्रथम नियम और लिखना। फैराडे का प्रथम नियम यही होता है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली में एक धारा बहती है। कुंडली में यह वैद्युत वाहक बल और धारा तब तक बहती है जब तक कि आप फ्लक्स में परिवर्तन करते रहते हो, यानी कि चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराते रहते हो। बस यही है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है फैराडे का दूसरा नियम क्या है बताइए। दूसरा नियम है प्यारे बच्चे, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल या किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल कुंडली से होकर गुजरने वाली फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। उस कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। खड़ी पाई अर्थात लगा देना, अर्थात फाई ई बराबर डेल्टा फाई यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है ना, ई बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, बस इतना। यहाँ पे आपको लेंज के नियम के बारे में बताने मत लग जाना, कोई मतलब नहीं है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और इकाई मात्रक बताइए। इसको बताइए क्या लिखिएगा, इसमें डायग्राम बना के बाकायदा लिखिएगा। ठीक है, इसमें डायग्राम बना के लिखिएगा। ये चुंबक बना दीजिएगा, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल का ध्रुव सामर्थ्य प्लस एम, साउथ पोल का ध्रुव सामर्थ्य माइनस एम, बीच में इसका सेंटर हो गया, आधी दूरी एल हो गई और आधी दूरी एल हो गई। ठीक है, क्या लिखोगे? चुंबक के किसी एक ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबक के किसी एक ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। खड़ी पाई, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा किधर है बताओ जी? इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, की ओर है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिखिएगा कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू में 2L, ऐसे करके ब्रैकेट बना के डाल दीजिएगा। ठीक है ना, बस इतना करना है बस आपको। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट होता क्या है? कूलॉम की प्रमेय लिखिए। वही पहला वाला कूलॉम का नियम पूछ रहा है आपसे। तो कूलॉम का नियम आप जानते हो, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दो आवेशों के गुणनफल अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर तुम इसे लिखोगे, क्या लिखोगे? किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर व F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना देना, एक ये आवेश बिना डायग्राम बनाए मत करना, इनके बीच की दूरी R है प्यारे बच्चों, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, बस इतना बना देना बस। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन एवं रेडियो एक्टिव विखंडन में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव विखंडन और रेडियो एक्टिव संलयन होना चाहिए यहाँ पे, विघटन और विखंडन, तो विघटन और विखंडन, अच्छा विघटन और विखंडन, बढ़िया टॉपिक है ये। देखिए रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसका विघटन होता है और धीरे धीरे वो क्षय होता चला जाता है, इसकी एज कम होती चली जाती है, उससे प्रकाश कण उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो आप इससे कैसे लिखोगे उत्तर, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन, एक्टिव विघटन। विघटन क्या होता है प्यारे बच्चे, विघटन क्या होता है, विघटन होता है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा व गामा कण पदार्थ से ठीक है अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा कण उत्सर्जित होते हैं जिससे उसका धीरे धीरे विघटन होता जाता है, धीरे धीरे विघटन होता है, विघटन होता है और अंततः किस में बदल जाता है, अंततः शीशे में बदल जाता है, लेड में बदल जाता है, कहानी खत्म। ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो इसमें एक एग्जाम्पल दे करके भी बता सकते हो कि यूरेनियम से जब अल्फा कण निकल जाता है तो थोरियम बन जाता है, थोरियम से बीटा कण निकल जाता है तो प्रोटेक्टेनियम बन जाता है। तो ये सब चाहो तो मैंने आपको करा रखा है, ये सारा ये इसका जो इक्वेशन है वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो क्या दे देना। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव विखंडन, अब विखंडन की दीवारी देखिए, विखंडन देखिए, विखंडन। ठीक है, तो विखंडन बाबू, विखंडन, ठीक है, विखंडन, रेडियो एक्टिव विखंडन क्या है, विखंडन का मतलब देखो, जब भारी रेडियो एक्टिव पदार्थ पर या फिर जब रेडियो एक्टिव पदार्थ, जब यूरेनियम पर, ऐसे लिखो, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, बमबारी मतलब बॉम्बिंग, बमबारी करते हैं तो यह दो हल्के तत्व बैरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, तत्व बैरियम व क्रिप्टॉन में टूट जाता है तथा तीन न्यूट्रॉन के साथ
अपार ऊर्जा मुक्त करता है, अपार ऊर्जा मुक्त करता है, मुक्त करता है, खड़ी पाई, ये हो गया। ठीक है ना, ये विखंडन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिक का घनत्व परमाणु के घनत्व से अधिक क्यों होता है? हाँ, उत्तर लिखो, लिखो किसी नाभिक का घनत्व, या रदरफोर्ड के अनुसार, लिख रदरफोर्ड के अनुसार, और इससे भारी लगता है ना, रदरफोर्ड के अनुसार, फोर्ड के अनुसार किसी नाभिक का घनत्व, किसी नाभिक का घनत्व कितना होता है पता है? नाभिक का घनत्व डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, घनत्व इतना होता है, खड़ी पाई। यह परमाणु के घनत्व से इसलिए कम होता है, परमाणु के घनत्व से कम होता है, कम होता है क्योंकि, क्यों कम होता है ये बताना है, क्योंकि नाभिक जो होता है ना पूरे परमाणु के बीच में, केंद्र में एक छोटे से भाग में स्थित होता है, क्योंकि नाभिक का साइज बहुत छोटा है, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में सूक्ष्म है, परमाणु की तुलना में सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, खड़ी पाई। ठीक है ना, जबकि जबकि ऐसे लिखो, जबकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, अधिकांश भाग क्या है? खाली है। उसका द्रव्यमान भी तो कम हो गया ना, परमाणु का द्रव्यमान कम है, उसका अधिकांश भाग खाली है। नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, ठीक है, तो उनका अधिकांश भाग ज़्यादा भी है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, व इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु में चारों तरफ घूमते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, उनका द्रव्यमान भी तो कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम होता है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से। अगर तुमने इतना लिख दिया ना तो एग्जामिनर सोचेगा वाह भाई लड़का तो बहुत सोच पा रहा है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, द्रव्यमान से कम होता है, कम होता है। ठीक है, खड़ी पाई, खड़ी पाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत सेल की व्याख्या करें। ठीक है, इससे आप लिख सकते हो कि यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जिसमें अगर हम प्रकाश डालते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, प्रकाश डालने पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसको मैंने आपको करा रखा है जब चैप्टर नंबर 14 का कराया था। तो दो लैंप से आने वाले प्रकाश व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर पाते, व्याख्या करो। क्योंकि वो उनका कालांतर समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए नहीं कर पाते। कोई भी अगर दो लैंप से प्रकाश आ रहा है तो उनका वो कला संबद्ध प्रकाश नहीं होगा। एक लैंप धीमे धीमे चलेगा, एक लैंप तेज तेज चलेगा, तो फिर उनके बीच का कालांतर समय के साथ बदलेगा, जिस वजह से व्यतिकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो निरोधी विभव की परिभाषा दो। निरोधी विभव, हाँ इसे कर सकते हो। जब आप इसे उत्तर लिखोगे तो आप इसे क्या लिखोगे? फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना 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 में, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में ये चीज़ें होती हैं, तो लिखोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में इलेक्ट्रोड को दिया गया वह ऋण विभव, इलेक्ट्रोड को दिया गया, इलेक्ट्रोड धन इलेक्ट्रोड ना, कौन सा इलेक्ट्रोड? धनात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है, धनात्मक इलेक्ट्रोड को दिया गया वह ऋण विभव, धनात्मक इलेक्ट्रोड को, धनात्मक इलेक्ट्रोड को दिया गया वह ऋण विभव, दिया गया वह ऋण विभव
धनात्मक इलेक्ट्रोड को दिया गया वह ऋण विभव, ठीक है, जिसमें परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए? प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। मान शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। कॉमा क्या कहलाता है? कॉमा निरोधी विभव कहलाता है और इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है। खड़ी पाई, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डन है। चलो जी, बस तो हो गया। लॉन्ग शॉर्ट तो हमारे सारे हो गए, बाकी जो भी बचेगा आप इसे अपने से कर लो। ठीक है, बाकी अब आते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग पे देखते हैं प्यारे बच्चे। गॉस के प्रमेय को लिखें और सत्यापित करें। इसकी मदद से आवेशित बेलन के बाहरी बिंदु पर विद्युत तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। वैसे मैं इसका लॉन्ग वाला सेकंड डेरिवेशन कर देता हूँ, ये वाला पार्ट तो आप कर लोगे। गॉस के प्रमेय को लिखें, ये तो आप कर लोगे। सत्यापित करें, प्रूफ भी करना है गॉस के प्रमेय को, ये भी कर लोगे। इसकी मदद से आवेशित बेलन के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं कर दे रहा हूँ। कैसे करोगे? बहुत आसान है, एक बेलन बनाएंगे ऐसे करके खट्टा से। अब देखो, मैंने इसे अगर प्लस क्यू चार्ज दिया, बाहर से कोई प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इस पर आवेश क्या होगा? बराबर से आवेश क्या होगा? ऐसे फैल जाएगा। अब इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर अगर आप विभव निकालोगे तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी? यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल घेर लोगे। बंद पृष्ठ है पूरा, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, लेकिन ऊपर नीचे से कभी फ्लक्स गुजरता नहीं है। ठीक है, तो आपको 3 पृष्ठ मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ, dA सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। तो आप लिखोगे, माना एक बेलन जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, कॉमा जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई प्यारे बच्चे क्या है? इसकी लंबाई L है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? L है। इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या भी आप मान रहे हो ना, इसकी तो त्रिज्या R है, कॉमा त्रिज्या R है, त्रिज्या स्मॉल r है, खड़ी पाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? एकदम आसानी से हमने मान लिया इतनी सारी चीज़ें। अब बात क्या करोगे? अब लिखोगे बिंदु P पर बिंदु P से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ना, या dA से गुजरने वाला फ्लक्स, dA से जो सूक्ष्म क्षेत्रफल आप माने हो वहाँ पे, dA से गुजरने वाला फ्लक्स, dA से गुजरने वाला जब फ्लक्स की बात करोगे तो डी फाई बराबर E इंटू में dA, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब इसका समाकलन करोगे, क्या निकलेगा? समाकलन किया बंद पृष्ठ से, डी फाई बराबर समाकलन किया E इंटू में dA। अब E तो बाहर आ जाएगा भैया, E बाहर आ जाएगा, क्योंकि E तो हमें पता नहीं है ना, लेकिन पृष्ठ पर एक समान तो होगा, ये तो हमें पता है कि पूरे पृष्ठ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो E बाहर आ गया, अंदर फंसा रह गया dA। तो भैया यहाँ पे एक वक्र पृष्ठ है,
उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से कोई फ्लक्स और नीचे से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ऐसे तार में ऐसे आवेश फैला है ना, तार में ऐसे आवेश फैला है, तो बल रेखा इधर से इधर से इधर से, सिर्फ इस वाले वक्र पृष्ठ से बल रेखा बाहर निकल रही होगी, ऊपर और नीचे से बल रेखा नहीं निकलती। ठीक है, तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का? तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब निकालोगे तो 2πrl, कितना होता है 2πrl। डी फाई का समाकलन करोगे तो फाई मिलेगा और छोटा सा नीचे ई लगेगा, समीकरण नंबर 1 बना दोगे। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है प्यारे बच्चे कि फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको एक बात पता होगा कि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में एल होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन में एल। तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू एल, क्यू की जगह क्या रख देना लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब एक समीकरण 1 बन गया, एक समीकरण 2 बन गया, तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ई इंटू में 2πrl बराबर लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, 2πr गुणा में नीचे आया भाग में, तो ई बराबर कितना आया? ई बराबर आया लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्या है? बायो सेवर्ट को लिखें, एक सीधे तार से बहती धारा का कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बढ़िया क्वेश्चन है। तो बायो सेवर्ट का जब नियम लिख दोगे, बायो सेवर्ट का नियम लिख लोगे ना? नहीं लिख पाओगे? बायो सेवर्ट का नियम मैं लिख देता हूँ। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम लिखो, किसी धारावाही अल्पांश के कारण, किसी धारावाही अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण, किसी धारावाही अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण तार के निकट, तार के निकट आर दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो देखो तार ऐसे है, इसमें धारा बह रही है, यहाँ पर हमने छोटा सा एक अल्पांश टुकड़ा ले लिया, ये dl अल्पांश है। अब इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जबकि कोण थीटा बन रहा है। छोटे से हिस्से के कारण तीव्रता यहाँ पे क्या होगी? बहुत छोटी सी होगी। ठीक है, तब पहला नंबर लिखोगे dB, जो तीव्रता होगी dB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तार में बहने वाली धारा I पर निर्भर करती है। जो तार में धारा बह रही है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो धारा पर निर्भर करेगी। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, समीकरण 1 बना देंगे। दूसरा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, जो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अल्पांश पर निर्भर करती है, समीकरण 2 बना देंगे। तीसरा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, dl हो गया, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना उस कोण की ज्या पर निर्भर करता है, कोण की ज्या यानी साइन थीटा पर निर्भर करता है, समीकरण 3। और सबसे लास्ट में प्यारे बच्चे, सबसे लास्ट में जो मिलाने वाली दूरी है यार, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। ठीक है, चौथा नंबर लिखोगे dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 4। ये हमारे पास 4 इक्वेशन बनती है, और इन्हीं चारों से क्या बनता है लिखोगे समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या हो जाएगा? dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा और बटे में क्या r स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे लिखना dB बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, जहाँ μ0 अपॉन 4 पाई का आप मान लिख देना, μ0 अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
ठीक है, बस हो गया। अब इतना लिखने के बाद आपको एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट। इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है। सीधे तार में बहती हुई धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। लिखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, यहाँ पे लगाइए परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, ठीक है। यहाँ पे एक तार बनाइए, ठीक है, एक तार बनाइए, तार में धारा बह रही है, तार से r दूरी पर किसी बिंदु P पर जब आप तीव्रता निकालते हो तो इसके चारों तरफ एक घेरा घेर दीजिए। यहाँ पर आप एक dl अल्पांश ले रहे हो, उसकी दिशा बोर्ड के अंदर है, dl अल्पांश ले रहे हो, उसकी दिशा बोर्ड के अंदर, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हो, उसकी दिशा भी बोर्ड के अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बोर्ड के अंदर है। तो अगर तार से r दूरी पर बिंदु P पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हो तो वो बोर्ड के अंदर है, और वहाँ पे dl अल्पांश ले रहे हो, उसकी दिशा भी बोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम कहता है कि बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर कर दिया जाए अगर, और इसका बंद वक्र का समाकलन कर दें, तो ये मिलता है म्यू नॉट इंटू में घेरी गई धारा जो कि है हमारी I, ठीक है। अब जब इसको खोलोगे तो ये क्या खुलेगा, देखते जाओ। इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा बी dl, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा, बराबर म्यू नॉट इंटू में I बनेगा। अब बी चुपचाप से बाहर आ गया, अंदर फंसा रह गया dl, बराबर म्यू नॉट इंटू I। और अगर dl क्या है, छोटा सा यहाँ पे अल्पांश है, छोटा सा लंबाई है, तो अगर इसका समाकलन कर देंगे तो पूरी लंबाई आ जाएगी। dl क्या है, छोटा सा टुकड़ा है, छोटी सी लंबाई है, इसका समाकलन करोगे पूरी लंबाई आ जाएगी, और तार की पूरी लंबाई आती है 2πr। कितनी होती है, 2πr। तो b इंटू में dl अल्पांश का समाकलन किया तो मिला 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू में I। b बराबर कितना हो गया, 2πr गुणा में, नीचे आया तो भाग में, म्यू नॉट इंटू I अपॉन में 2πr। क्या बात है, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करें। परिभाषित तो आप कर देना, याद कर लो, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा है, उसको परिभाषित कर देना विद डायग्राम, डायग्राम के साथ, ठीक है। 2 लंबी समकक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकालें। इसको आप सॉल्व करो, जब आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर कैसे लिखोगे, 2 लंबी समकक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। 2 लंबी समकक्षीय परिनालिकाएं हैं ना, तो पहले आप एक परिनालिका पहले बनाओ, क्या निकालना है, अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ना, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आप क्या करोगे, पहले एक परिनालिका बनाओ, एक परिनालिका बनाओ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक परिनालिका बन गई। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी एक अक्ष बना लो, क्योंकि परिनालिका बनाओगे तो परिनालिका की अक्ष भी होना जरूरी है। ये परिनालिका की हमने अक्ष बना ली, ठीक है, परिनालिका क्या बना ली, अक्ष बना ली। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से ऐसे बना लिया, ये हमने कुछ इस प्रकार से, ठीक है, देखिए इसको हमने मिला दिया। अब हम इसमें क्या बना लपेट देंगे, कुंडली लपेट देंगे, एक क्या लपेट देंगे, कुंडली लपेट देंगे। हमने इसमें कुंडली लपेट दी ऐसे करके, तार की कुंडली है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई जी, बहुत पतला तार लपेटते हैं। तो ये ठीक है, तो ये हमने तार की एक कुंडली लपेट दी, कुंडली बना दी, ठीक है ना। तो कुंडली के ऊपर कुंडली है, एक का हम लोग लिखते हैं प्राथमिक कुंडली, बाहर वाली ये अंदर वाली प्राथमिक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है और ऊपर वाली कौन सी है, द्वितीयक कुंडली है। कैसी कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है, ठीक है ना। 2 कुंडलियां हैं, तो यहाँ पे आप लिखना भी पड़ेगा, माना देखिए परिभाषा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, परिभाषा आपको अपने से लिखनी है, ठीक है ना। माना 2 कुंडलियां, 2 समकक्षीय कुंडलियां, 2 समकक्षीय कुंडलियां, समकक्षीय कुंडलियां, कुंडलियां कुंडलियां जिनमें फेरों की संख्या, जिनमें फेरों की संख्या, जिनमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या
फेरों की संख्या N1 व N2 है तथा त्रिज्या अंदर वाली की त्रिज्या b मान ले, बाहर वाली की त्रिज्या a मान ले, ऐसे कर ले, या फिर R1 R2 मान ले। चलो अंदर वाली की हम त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं और बाहर वाली की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं, ऐसा कर लें। स्मॉल r व कैपिटल R है, ठीक है। तब अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला जानते हो आप? अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है, दूसरी कुंडली से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो निर्भर करता है पहली कुंडली में कितनी धारा बह रही है। तो दूसरी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो m इंटू में I1 होता है। m बराबर क्या हो जाएगा बताओ? m बराबर होगा प्यारे बच्चे यहाँ पे m बराबर N2 φ2 अपॉन में I1, ठीक है, ये बचेगा m I1। अब N2 इंटू में φ2 की जगह पर कितना लिखोगे? पहली कुंडली जो दूसरी कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी कुंडली के क्षेत्रफल से गुजरता है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। m बराबर, तो m बराबर कितना हो गया? N2 इंटू में B1 की जगह कितना रखोगे? μ0 अपॉन में 4 पाई, या फिर μ0 Ni अपॉन में L, ऐसा भी तो कर सकते हैं। μ0 Ni का मतलब क्या? Ni μ0 N1 I1 या μ0 N1 I1 अपॉन में लंबाई ले रहे हो आप, लंबाई ले लो, ठीक है। L क्या है? प्रणालिका की लंबाई है, इंटू में A क्षेत्रफल की जगह पाई R2 का स्क्वायर कर लो और बटे में I1 हो जाएगा, I1 से I1 कट गया, μ0 N1 N2, ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में L, ये हो गया, ठीक है। डन है जी, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया। इस तरीके से हमने कर लिए 3 लॉन्ग भी और सारे के सारे शॉर्ट भी कर लिए। बाकी जितने भी बचेंगे प्यारे बच्चे, आप इसको खुद से लगाने का प्रयास करो, सारा क्वेश्चन डायग्राम बना के करना और कोई भी चीज़ें मिस मत करना, सारी चीज़ें बढ़िया से करना, पैराग्राफ बदलते चलना। जब भी डेरिवेशन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि स्टेप आपके बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हो एग्जामिनर को, ठीक है। डेरिवेशन करते समय हर एक डेरिवेशन का एक डायग्राम है, तो उस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से बनाना, ठीक है। चलिए, बस आज की क्लास में मैं यही कहूँगा कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारा सॉल्यूशन इसका आपके साथ मिल जाएगा, आप उसे करो, ट्राई करो, लगाओ और बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा फिजिक्स का, जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं रिवीजन करते रहिए, इसका पूरा सॉल्यूशन पूरे पेपर को अपने से लगाइए, बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ ही बस बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से खूब मन लगा करके पढ़ाई करते जाओ। पेपर आपका आने वाला है और यकीन मानो जिस दिन पेपर आपका होगा उस दिन भी सुबह मैं खड़ा रहूँगा, सुबह की क्लास ले रहा हूँगा आपके साथ, शाम की क्लास ले रहा हूँगा आपके साथ, और उस दिन पूरा बिहार बोर्ड से पूरा पेपरवा निकाल के सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो शाम वाली क्लास में और सुबह वाली क्लास में बिल्कुल मत घबराना, 1% भी शाम वाली क्लास और सुबह वाली क्लास में बस एकदम जुड़ जाना, पूरा पेपरवा निकाल के एकदम सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या डाउट है फिजिक्स में, क्या चल रहा है, कितनी तैयारी हुई है फिजिक्स में, कितनी बाकी है, और बताइएगा सारी चीज़ें, जो भी समस्याएं हो, ठीक है ना। मैं सारे कमेंट आपके देखूंगा, जो भी संभव हो सकेगा रिप्लाई भी करूंगा, जो भी जेन्युइन डाउट होंगे उनका रिप्लाई भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों आप सभी से सीधा आपके परीक्षा वाले दिन की क्लास में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है जी।